हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। जूलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है एनिमल बिहेवियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल बिहेवियर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके इंट्रोडक्शन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल बिहेवियर क्या है? तो ये बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। एनिमल बिहेवियर स्टडीज़ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी आप अगर किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम को समझना चाहते हो तो एनिमल बिहेवियर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। द फील्ड हैज़ ग्रोन रैपिडली इन रिसेंट ईयर। Despite its value, animal behavior is often underappreciated due to poor presentation. अब जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में इसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, पर फिर भी आज तक हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस मेजर एस्पेक्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल बिहेवियर के कुछ मेजर एस्पेक्ट्स, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, इसमें मॉडर्न जो भी एस्पेक्ट हैं वो सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर से। तो किन किन जंतुओं में अलग अलग बिहेवियर पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होमिंग बिहेवियर की, यानी जंतु जब भी अपने घर की तरफ वापसी करते हैं तो वो कैसा व्यवहार दर्शाते हैं। सेकंड है पैटर्न ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी जंतुओं में व्यवहार के कौन कौन से अलग पैटर्न्स पाए जाते हैं, उन्हें हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर है पेरेंटल केयर इन एनिमल्स, जंतुओं में अपने माता पिता की देखभाल के लिए कौन कौन से पैटर्न होंगे। इसी के साथ ही जितनी भी व्यवहार से रिलेटेड परिघटनाएं हैं वो भी हम इसी में डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो जब भी हम एनिमल बिहेवियर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आता है इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। किसी भी एनिमल की बिहेवियर की स्टडी और उसी के साथ ही उसके सामाजिक संगठन की अगर हम स्टडी करते हैं तो इसे हम इथोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, इथोस प्लस लोगोस। इथोस का अर्थ होता है हैबिट यानी आदत, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। तो कुल मिला के क्या है? इथोलॉजी स्टडीज़ एनिमल रेस्पॉन्सेज टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुली के अकॉर्डिंग कोई भी एनिमल कैसा रेस्पॉन्स करेगा, इसे हम इथोलॉजी में पढ़ते हैं। बिहेवियर इन्वॉल्व मस्कुलर एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी रिएक्टिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुली। बिहेवियर के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं कि हमारी मसल्स कैसे काम करती हैं, हमारी ग्लैंड्स कैसे काम करती हैं किसी भी स्टिमुली के रेस्पॉन्स में। अब हम बात करते हैं कि एनिमल बिहेवियर को पढ़ने के पीछे हमारी अप्रोचेस जो हम यूज़ करते हैं कौन कौन सी हैं। तो जनरली इसमें मेनली 3 अप्रोच यूज़ होती हैं। फर्स्ट है फाइलोजेनी, सेकंड है फंक्शन अप्रोच, थर्ड है कॉजेशन अप्रोच। फाइलोजेनी के अंदर हम डेवलपमेंटल या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी करते हैं। सेकंड है फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम किसी भी व्यवहार के पीछे क्या अडेप्टिव सिग्निफिकेंस है, यानी उस व्यवहार को प्रदर्शित करने का क्या महत्व है, इसको स्टडी करते हैं। और कॉजेशन के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि अगर कोई व्यवहार कोई एनिमल परफॉर्म कर रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जैसा कि आप इसके नाम से ही क्लियर कर पा रहे हैं, कॉजेशन बना है कॉज से यानी कारण से। अब अप्रोच डिपेंड करती है आप पे कि आप कौन से एस्पेक्ट से स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि एनिमल बिहेवियर के अंदर सबसे प्रारंभिक क्षेत्र में किसने काम करना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में काम करना स्टार्ट किया था वो हैं गिलबर्ट वाइट, जिन्होंने 1720 से लेके 1793 में, और वहीं चार्ल्स लैरी ने 1723 से 1789 तक इस फील्ड में काम किया था। फिर इसके अंदर जो सबसे मेजर फिगर है, यानी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, वो है चार्ल्स डार्विन का। इसी को हम फादर ऑफ एनिमल बिहेवियर भी कहते हैं। बहुत बार MCQs की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ एनिमल बिहेवियर कौन है, तो यू हैव टू आंसर चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन की जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं द डेसेंट ऑफ मैन, और एक साथ ही है द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स,
फिर अगर हम बात करें कि इनके जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है डार्विन के, वो हैं, सब लोग 10th से ही पढ़ते आए हैं कि नेचुरल सिलेक्शन है। इसी के साथ ही एवोल्यूशनरी निरंतरता वाली जो थ्योरी है वो भी चार्ल्स डार्विन ने ही दी है। अब हम इसका मॉडर्न एस्पेक्ट पढ़ते हैं। तो जब भी एनिमल बिहेवियर का मॉडर्न एस्पेक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे इथोलॉजी, बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट को मिक्स करके पढ़ा जाता है। इसके अंदर आप इथोलॉजी भी पढ़ते हो मॉडर्न एस्पेक्ट में, बिहेवियर को भी पढ़ते हो, इसी के साथ ही आपके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं, और आपकी ये जो न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम है इसको भी इन्वॉल्व करके आज के एनिमल बिहेवियर के अंदर पढ़ा जाता है। अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपको कॉनराड का नाम याद रखना है और एक आपको निकोटिनबर्ग का नाम याद रखना है। फिर इसके बाद इनके जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं मॉडर्न एनिमल बिहेवियर में, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो है FAP, जिसका फुल फॉर्म है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म बार बार अगर किसी व्यवहार को रिपीट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, यानी उसका जो एक्शन है वो ऑलवेज सेम रहेगा। फिर है साइन स्टिमुली, ठीक है। और थर्ड है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग होता है किसी भी व्यवहार को अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना। अब है टिम्बर्ग के 4 क्वेश्चन। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर कि टिम्बर्ग के कौन कौन से 4 क्वेश्चन हैं। तो कॉजेशन, डेवलपमेंट, फंक्शन एंड एवोल्यूशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।